प्यारे बच्चों, अध्याय 8 का ये पहला भाग है और अध्याय 7 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। जिन्होंने पिछले 7 अध्याय नहीं देखे हैं वो देख लें, उन क्वेश्चन को लिख लें। 1 लाइन क्वेश्चन की ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने टीईटी पास किया है और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। अगर आप इन क्वेश्चन को लिख लेते हैं और बार बार पढ़ेंगे तो आप भी अच्छे नंबरों से टीईटी पास कर सकते हैं। बस ये है कि आपको इनके फेयर बनाने पड़ेंगे। फेयर नोट्स बनाइए, मेहनत करिए थोड़ा, तो आराम से टीईटी पास हो जाएगा। टीईटी कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8 का भाग 1। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है? ठीक है, जो किंडरगार्टन शब्द है ये आपका जर्मन भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्टेसरी पाठशाला में कार्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? जो मॉन्टेसरी पाठशाला में कार्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की इंद्रिय कितने वर्ष में सक्रिय हो जाती है? ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो है कि बच्चों की इंद्रियां कितने वर्षों में सक्रिय हो जाती हैं? 3 से 7 वर्ष में बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन शिक्षण विधि का जन्म कहाँ हुआ था? डाल्टन शिक्षण विधि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। देखिए, अमेरिका हो गया, अमेरिका वैसे भी मनोविज्ञान में सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे ज़्यादा शाखाएं अमेरिका में है ना। तो अधिकतर परीक्षण और अधिकतर प्रकार आपको अमेरिका में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सिडनी प्रेसी ने किया था 1926 में। सिडनी प्रेसी ने 1926 में किया था शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 7, यदि प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, यदि प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है तो अधिगम का संबंध किससे होगा? ठीक है, यदि प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से, यदि आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो आप प्रेरित हो जाते हो। समझना यहाँ बात को थोड़ा सा। जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो आप क्या होते हो? प्रेरित हो जाते हो। प्रेरणा मिलती है आपको उपलब्धि से, है ना। तो उपलब्धि का संबंध प्रेरणा से है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, जैसे प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है तो अधिगम का संबंध किससे होगा? तो अधिगम का संबंध होगा बोध से। ठीक है, अगर आपने अधिगम किया यानी कि सीखा, अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। यदि आपने कोई चीज़ सीखी तो सीखने के बाद क्या होगा आपको? सीखने के बाद आपको क्या होगा? बोध होगा, यानी कि उस चीज़ की संतुष्टि मिलेगी कि हमने ये चीज़ सीख ली। ठीक है, लेकिन याद रखना एक चीज़ कि अगर आप कोई चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हो, आप उसको नहीं सीख पा रहे हो तो अधिगम नहीं कहलाता है। जब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं जाते जब तक अधिगम नहीं कह सकते हो। जैसे ही आप उस चीज़ को सीखते हो तो आप उसको अधिगम कह सकते हो। और जैसे आपने सीख लिया, अधिगम उसको कह दिया, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? फिर आखिरी में बोध होगा उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतीपकारी अवरोध किसका सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध किसका सिद्धांत है? तो ये भूलने का सिद्धांत है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो आंसर होता है प्रश्न में ही छुपा होता है। अवरोध यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अवरोध मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर रुकावट आना। क्वेश्चन नंबर 9, भगनासा तनाव चिंता क्या है? भगनासा तनाव चिंता क्या है? तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है। ठीक है, भगनासा हो गया, तनाव हो गया, चिंता, ये तीनों चीज़ क्या है? मानसिक विकार है। इसमें माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। भगनासा होता है इंसान भ्रमित हो जाता है। भगनासा में क्या होता है? इंसान भ्रमित बना रहता है, उसका कॉमन सेंस काम नहीं करता है, माइंड काम नहीं करता, क्या करना क्या नहीं करता, वो क्या होता है? हमेशा भ्रमित बना रहता है। तनाव, जब आपका कोई काम पूरा नहीं होता तो आप तनाव से ग्रसित हो जाते हो। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेस माइंड में हो जाती हैं। तीसरी चीज़ चिंता। चिंता सबसे खतरनाक चीज़ होती है। चिंता जो होती है, चिंता जब आदमी करते हैं तो उसमें क्या होता है? माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
है ना। और चिंता के कारण ही आपको तनाव होता है, और चिंता के कारण ही आपको भगनाशा उत्पन्न होती है, मेन होती है चिंता। ठीक है, तो चिंता आपको किस चीज़ की नहीं करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि जो विनर होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढ लेते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम देखो सबके लाइफ में आती है, सबके साथ आती है, लेकिन जो विनर होता है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से उसका प्रॉब्लम के पीछे चलता है और प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। लेकिन जो लूज़र होते हैं वो प्रॉब्लम के साथ बह जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि उस चीज़ को, प्रॉब्लम को जो है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अगर आप विनर हो तो उसका सॉल्यूशन बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, अभिवृत्ति के संप्रत्यय कैसे होते हैं? अभिवृत्ति के संप्रत्यय कैसे होते हैं? तो देखो, अभिवृत्ति के संप्रत्यय संज्ञापरक होते हैं, क्रियापरक होते हैं और संवेगात्मक होते हैं। जो अभिवृत्ति के संप्रत्यय होते हैं संज्ञापरक, क्रियापरक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 11, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बुद्धि क्या है? तो सीखने की क्षमता। बुद्धि क्या है मनोवैज्ञानिकों का? शारीरिक सीखने की क्षमता है। और दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, सीखने की क्षमता सबको समझ रहे होंगे। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जिसकी कोई मूर्ति ना हो, जो चीज़ दुनिया में ना हो उसके बारे में सोचना। ठीक है, जो चीज़ दुनिया में ना हो उसके बारे में सोचना क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। ठीक है, एक कल्पनाओं में खोए रहना, पाश्विक जगत के बारे में सोचना, ठीक है, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना, तो ये क्या अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, जब भी क्लास चल रही हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सबका हमें ध्यान रखना है। कोई बच्चा कमज़ोर है, ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो एक तरीके से इस प्रकार से हमें क्लास लेना है किसी का नुकसान ना हो। अगर हम बहुत तेज़ चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो जो कमज़ोर बच्चा होगा उसका नुकसान होगा। अगर हम बिल्कुल कमज़ोर बच्चों को लेकर चल रहे हैं तो सबसे तेज़ वाले का नुकसान होगा। तो हमें इस तरीके से लेना है कि सबका फ़ायदा हो, है ना, सबको लेकर चलना है। क्योंकि जो क्लास का इस समय माहौल है, जो NCERT और RTE ने जो क्लास चलाने के जो रूल्स गाइडलाइन बनाए हुए हैं उसके अनुसार हमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वीकार्यता से क्या सिद्ध होता है? स्वीकार्यता से क्या सिद्ध होता है? मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वीकार्यता का मतलब क्या है? स्वीकार्यता का मतलब है यदि हम कोई सवाल आपको बता रहे हैं, कोई प्रश्न आपको बता रहे हैं, तो उसका आपका जो माइंड है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है। आपका माइंड उस चीज़ को क्या कर पा रहा है? एक्सेप्ट कर पा रहा है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, हमने कोई रूल्स बताया कि ये सवाल ऐसा लगेगा, और वो चीज़ आपने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया, तो क्या है? आपका मानसिक स्वास्थ्य को बताता है वो। ठीक है, अगर नहीं स्वीकार कर पा रहे तो मानसिक स्वास्थ्य आपका क्या है? थोड़ा सा कमज़ोर है। मानसिक स्वास्थ्य बताता है स्वीकार्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? तो सृजनशीलता। जो सृजनशीलता होती है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मरण करने की विधि कौन कौन सी हैं? स्मरण करने की विधि कौन कौन सी हैं? तो 3 है यहाँ पे। एक मिश्रित विधि है, 2 विधि हैं, मिश्रित विधि, एक विचार साहचर्य विधि। ठीक है, स्मरण करने की 2 विधि यहाँ पर हैं, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? जो सीखने के वक्र होते हैं वो किसके सूचक हैं? तो सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ठीक है, जो सीखने के वक्र होते हैं किसके सूचक हैं? देखिए, जो वक्र हम बताते हैं, ऐसे जो वक्र बनाया जाता है ये किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति। कभी आपने अच्छा सीखा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो बुद्धि है वो कमज़ोर है। कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो, हर समय एक जैसा नहीं सीखता है। कभी वो धीमे सीखता है, कभी तेज़ सीखता है। ठीक है,
तो ये वक्र हमेशा सबके में बनता है, चाहे कोई प्रतिभाशाली बालक हो चाहे मंदबुद्धि बालक हो, ये वक्र सबके में बनता है ना। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि हमने कम धीमा सीखा फिर तेज़ सीखा फिर धीमा सीखा, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये सबके में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? तो सृजनात्मकता। उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? सृजनात्मकता का घटक है। ठीक है, जो व्यक्ति सृजनशील होता है उसके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता किससे संबंधित है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता किससे संबंधित है? तो ये सृजनात्मकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि लब्धि का व्युत्क्रम किससे संबंधित है? बुद्धि लब्धि का व्युत्क्रम किससे संबंधित है? तो ये कालक्रमानिक आयु से संबंधित। बुद्धि लब्धि का व्युत्क्रम किससे संबंधित है? कालक्रमानिक आयु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? जो 16 पीएफ हैं, ये एक टेस्ट होता है, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। जो 16 पीएफ हैं ये व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या है? किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या है? विश्वसनीयता। किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय क्या होता है? विश्वसनीयता होती है। ठीक है, जितना अधिक विश्वसनीय होगा उतना अच्छा वो माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? तो सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? सीखना कहते हैं उसे, है ना। हम क्या करते हैं, व्यवहार जब कोई अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। आप कोई भी चीज़ सीखेंगे तो कभी ध्यान देना उसमें हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पहचान, धारणा, पुनः स्मरण किससे संबंधित है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। ठीक है, पहचान, धारण, पुनः स्मरण किससे संबंधित है? स्मरण, स्मृति से। अगर आपकी स्मृति अच्छी है तो आप किसी चीज़ को देख लोगे एक बार तो दोबारा पहचान जाओगे। किसी सवाल या प्रश्न को देखे रहोगे तो उसको पहचान जाओगे। धारणा, ठीक है, उस चीज़ को धारण कर लोगे। और पुनः स्मरण, पुनः स्मरण यानी दोबारा याद आ जाएगी वो चीज़। ये सारी चीज़ स्मृति से संबंधित मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक। प्रजातांत्रिक को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चाहे प्रधानाध्यापक हो चाहे वरिष्ठ शिक्षक हो, इनके लिए क्या होना चाहिए? यानी कि प्रजातांत्रिक, सबको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। उसी को कहते हैं क्या? प्रजातांत्रिक। यदि हर टीचर या हर विद्यार्थी अपनी तरीके से स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेरक किसका स्रोत है? प्रेरक किसका स्रोत है? तो प्रेरक अभिप्रेरणा का स्रोत है। प्रेरक किसका स्रोत है? अभिप्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 26, आप अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होना चाहिए? एक शिक्षक है, वो अपने विद्यार्थियों को समझना चाहता है। ठीक है, उसको अपने विद्यार्थियों को समझना है तो एक शिक्षक को किस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को
समझ सके। तो देखिए यहाँ पे उसको सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। देखिए बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो इसीलिए बनाया गया है ताकि शिक्षक जो हैं बच्चों को समझ सकें। और ये जो बाल मनोविज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं ये बच्चों के लिए नहीं बनाया गया, टीचर के लिए बनाया गया है। टीचर इसको पढ़ें और बच्चों को समझें, है ना। तो ये उनके समझने के लिए बनाया गया। तो सबसे पहली बात तो हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को समझ सकें। दूसरी चीज़, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बाल मनोविज्ञान पढ़ने के बाद भी टीचर बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? उनके अंदर बच्चों को समझने की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। तो पहला तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना ही चाहिए। दूसरा, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति भी बहुत ज़रूरी, तभी आप जा कर के बच्चों के साथ एक अच्छा माहौल बना पाओगे। बच्चे आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, है ना। अगर आप सोचो कि बच्चा जो होता है वो समझे हमें, वो आप उनको समझाने में लगे रहते हैं। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, बच्चों को समझाने में लगे रहते हैं। समझाना नहीं है, समझाने के पहले आपको समझना है बच्चों को। अगर आप बच्चों को नहीं समझोगे, आप इतने बड़े होकर के भी एक छोटे बच्चे को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि इतना छोटा बच्चा आपको समझ लेगा, है ना। तो पहले आपको उसको समझना है। अगर आप उसको समझ गए तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ जाएगा। फिर विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। अच्छा, टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं उनकी किस विषय वस्तु पर उनकी रुचि है, क्या चाहते हैं, क्या वो पढ़ना चाहते हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, ये टीचर को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों द्वारा खुलकर हंस देना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों द्वारा खुलकर हंस देना क्या प्रदर्शित करता है? क्लास चल रही है, क्लास के बीच में अध्याय में कोई मनोरंजक प्रसंग आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, मनोरंजक चीज़ आती है, मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्र क्या करते हैं, खुलकर हंस देते हैं। ठीक है, तो छात्रों का खुलकर हंसना क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, अगर आप कोई मनोरंजक कहानी, मनोरंजक चुटकुला आपके अध्याय में बीच में आता है और छात्र खुलकर हंस रहे हैं, तो मानिए कि आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आपका जो शिक्षण है बहुत प्रभावी है, आपका शिक्षण बहुत बेहतरीन चल रहा है, जिसमें बच्चे खुल करके हंस सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का प्रेशर बच्चों पर डालेंगे, किसी प्रकार का दबाव डालेंगे, तो मनोरंजक प्रसंग आने पर भी वो खुलकर नहीं हंसेंगे। ये क्लास गलत तरीके की क्लास है। सही तरीके की क्लास क्या है? आपको क्लास का माहौल ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे खुल करके हंस सकें। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। समकक्षी मतलब होता है हम उम्र या हम कक्षा, जिस क्लास में पढ़ते हैं उस कक्षा के हम उम्र वाले। किशोरावस्था में जो दोस्ती मानी जाती है सबसे पक्की दोस्ती मानी जाती है, बाद में तो इंसान समझदार हो जाता है। किशोरावस्था की जो फ्रेंडशिप होती है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस समय एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो समझदार हो जाता है और फिर उसकी दोस्ती कच्ची हो जाती है। तो समझदार इंसानों में पक्की दोस्ती नहीं पाई जाती, इतना याद रखना, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मनोचित्रण का अर्थ क्या है? मनोचित्रण का अर्थ क्या है? तो मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्रण का अर्थ क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण। ठीक है, मन के प्रकार का हम अन्वेषण करते हैं तो उसको मनोचित्रण हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल किसका संकेत है? ठीक है, यदि आपके विचारों में सृजनात्मकता है, अभिव्यक्ति में अनूठापन है, थोड़ा सा अलग हैं आप समाज से, दुनिया से, सृजनात्मकता आपके विचारों में है, आपके मन में कौतूहल मचा हुआ है, तो ये किसका संकेत है? ये संकेत है प्रतिभाशाली होने का। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब होता है आप कोई नया इन्वेंशन करो, नया आविष्कार करो, भले वो छोटा करो, कोई भी छोटी चीज़ बनाओ, लेकिन नई चीज़ बनाओ, उसको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं। हमने आपको कोई एक चीज़ सिखा दी, उसी ज्ञान, कोई एक ज्ञान आपको सिखा दिया, उसी ज्ञान से कनेक्ट करके आपने कोई नई चीज़ बना ली उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए, तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, एक रूढ़िवादी परंपरा, एक
कहा जाए कि जो समाज होता है, समाज के जो रूल्स बनाए हुए होते हैं, पुरानी परंपराएं जो चली आती, तो हमें ये पहचानना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पुरानी हो वो सारी सही हो, या फिर जो चीज़ नई है वो सारी सही हो। पुरानी भी गलत हो सकती, नई भी गलत हो सकती। तो ये कॉमन सेंस अपने अंदर होना चाहिए कि अपन को पहचानना है कि क्या सही है क्या गलत। नए पुराने से कोई मतलब नहीं है, नया हो या पुराना हो, हमें ये देखना है क्या सही है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कौतूहल। आपके मन में कौतूहल मचा रहता है। कौतूहल का मतलब होता है एक जिज्ञासा आपके मन में मची हुई है किसी चीज़ को जानने के लिए। आपने कोई चीज़ देखी, कोई विद्यार्थी जब किसी चीज़ को देखता है तो क्या होता है, उसके मन में कौतूहल मचता है। अगर आपके मन में बहुत सारा कौतूहल मचा हुआ, उसको जानने के लिए आपके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा जगी हुई है, याद रखना प्रतिभाशाली होने की निशानी है। ये कौतूहल मन में होना चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये और कौतूहल प्रतिभाशाली होने की आपकी क्या है, निशानी है। क्वेश्चन नंबर 30, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में क्यों देना चाहिए। जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं। बुनियादी शिक्षा मतलब होती है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो शिक्षा होती है। ठीक है। जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो शिक्षा होती है उसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं। ठीक, नींव की ईंट होती है। वैसे में जो कक्षा 1 से 5 तक में जो बच्चा सीख जाता है, जो पढ़ लेता है, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। बाकी बात की चीज़ें तो ऐसा है कि याद होती हैं, एग्ज़ाम देते हैं फिर भूल जाती हैं, लेकिन जो हम लोग कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं वो पूरी उम्र नहीं भूलती है। तो बुनियादी शिक्षा कहलाती है। बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में क्यों देना चाहिए, तो इसका आंसर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखना आसान हो जाता है। यदि हम मातृभाषा उनकी प्राकृतिक भाषा होती है, वो उस भाषा में शिक्षा देते हैं तो बच्चों को सीखना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, तो अच्छी लिखावट पर। अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आपकी लिखावट अच्छी होना चाहिए ताकि सबको समझ में आए। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षर आपके बड़े बने होना चाहिए। छोटे अक्षर बनेंगे तो पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं देगा। किताब की बात अलग होती है, कॉपी की बात अलग होती है, लेकिन जब बोर्ड पे लिखें तो आपके अक्षर बड़े होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, तो गहन अध्ययन के द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के द्वारा आप अभिप्रेरित कर सकते हो। आप विद्यार्थियों के सामने गहन अध्ययन करो, उनके सामने बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई करो, तो वो आपको देख के अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है, तो गहन अध्ययन के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को कैसे तैयार करें। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार इस टॉपिक में आ चुका है। हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम, और हमने बताया था कई बार कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमने जानबूझ के उसको रिपीट किया हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जितना ज़्यादा बार आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतना ज़्यादा वो क्वेश्चन तैयार होगा। हो सकता है किसी को याद हो, अगर जिसने अध्याय देखा हो याद भी ना हो, तो अब बार बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे नौकरी पाना, तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नौकरी, हाँ, नौकरी एक हो सकता है, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन नौकरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। नौकरी सीढ़ी होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नौकरी सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। ठीक है। उसका रास्ता नौकरी से होके जा सकता है, लेकिन नौकरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए इंसान का। जिस इंसान या जिस मनुष्य का उद्देश्य नौकरी होती है, वो इंसान बेरोजगारी या फिर टेंशन या फिर चिंता, तनाव, भगनासा के एक पायदान पीछे ही खड़ा होता है। और जैसे ही उसकी नौकरी चली जाती या फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो भगनासा, तनाव और चिंता से वो ग्रसित हो जाता है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव में चले जाओ, किसी पड़ाव में वहाँ से आप जा कर के अगर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से फेल हो जाते हो, तो आप फिर से स्टार्टअप कर सको,
फिर आप शून्य से शिखर तक पहुंच सको, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, आपका माइंड इतना बिल्ड होना चाहिए कि आप गिरने के बाद फिर उठ सको, फिर चल सको, है ना। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए उसको तैयार करना है, ना कि वेतनभोगी टीचर बनने के लिए। तो आपको वेतनभोगी टीचर नहीं बनना है, क्या बनना है, आपको विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 35, बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए, इसका क्या कारण है। बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए, इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ठीक है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। हो सकता है किसी को ये बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बात है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए। इसका कारण क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं, इसमें पुरुष समर्थ नहीं हैं। लेकिन आप अगर इंडिया में देखो तो क्या होता है, इंडिया में देखो कि 90% जो व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान है पुरुषों का होता है। यहाँ पर बहुत कम योगदान महिलाओं का है। क्यों? महिलाओं को कई हज़ार सालों से उनको दबाया गया है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको दबा के रखा गया है। सारा समाज यहाँ पे अपने को पुरुषों को मिलेगा, पुरुष प्रधान देश अपना है। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पे बहुत कम है। जबकि आप किसी भी विकसित देश में चले जाओ तो 70% योगदान, कम से कम 70% योगदान, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, वहाँ पे 70% योगदान महिलाओं का होता है। और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, महिलाओं को घर में बंद करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, देश का विकास जल्दी संभव नहीं है। जब तक महिलाएं विकसित नहीं होंगी किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। किसी भी देश का विकास वहाँ की महिलाओं से देखा जाता है कि वहाँ की महिलाएं कितनी सक्सेसफुल हैं। जिस देश की महिलाएं सक्सेसफुल होती हैं तो वहाँ से उसका आंकड़ा लगाया जाता है कि ये देश इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन हमारे देश में अभी बहुत पीछे है, महिलाओं को इतना पीछे रखा गया है कि अभी इसको आगे लाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। एक अरसा बीत जाएगा, हो सकता है कई 100 साल लग जाएं, तब जा कर के यहाँ के पुरुषों की आंखें खुलें कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और महिलाओं को भी ये जानकारी लगने में, उनको भी इस चीज़ को समझ आने में हो सकता है कई पीढ़ियाँ गुजर जाएं, तब जा कर के भारत का विकास होगा। अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, उस चीज़ को समझना चाहिए। तो मनोविज्ञान एक बहुत ही अच्छा विषय है। मनोविज्ञान को जो लोग टीईटी पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, जो लोग टीईटी नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, ताकि ये हमारी लाइफ में आपको सहयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 36, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ये करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। आपकी पाठ्य पुस्तक कितनी अच्छी है उस पर निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो ये है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक परीक्षण। किसी विद्यार्थी को अधिगम करने में परेशानी आ रही है तो उसका निदान करना चाहिए। निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है उसकी परेशानियों को पता लगाना। अगर आप सीधे उपचार करने बैठ जाओगे तो उपचार नहीं होगा, आपको पहले निदान करना पड़ेगा, उसकी परेशानियों को पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार परेशानी कहाँ से आ रही है। आर्थिक प्रॉब्लम आ रही, मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम आ रही, पता चलना चाहिए। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है तो इलाज कैसे करोगे? निदान मतलब होता है परेशानी का पता लगाना। ठीक है, तो पहले उसको परेशानी का पता लगाओ, फिर उस परेशानी का सॉल्यूशन निकालो तो आसानी से निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो पुरस्कार देकर। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को पुरस्कार देता है तो विद्यार्थी अपने आप अनुप्रेरित हो जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उनको पुरस्कार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है
तो 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 आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो उसकी उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा मतलब होता है ध्यान नहीं देंगे, ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, बालक का सर्वांगीण विकास होना है। बालक को जो है कि केंद्र पे रख करके शिक्षा देनी है। बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान इसीलिए बनाया गया है कि आप बाल केंद्रित शिक्षा को आधार बनाकर शिक्षा देंगे। ठीक है, आपको किसी विद्यार्थी से भेदभाव नहीं करना है, भले ही वो आपका सम्मान करता हो ना करता हो। अगर आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे, आप उसका केयर करेंगे, तो एक दिन वो आपका सम्मान करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? ठीक है, विद्यार्थी में क्या करना है? हमें व्यवहार में परिवर्तन करना है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। यदि अवांछित व्यवहार मतलब क्या होता है? गलत व्यवहार कोई विद्यार्थी कर रहा है, कोई बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार को ढूंढना, जो गलत व्यवहार कर रहा है उसके कारणों को ढूंढना और उसको उपचार करना। सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज़ उसके पहले कारण को ढूंढोगे, है ना? कारण को ढूंढोगे तभी जाकर के उसका उपचार होता है। क्वेश्चन नंबर 41, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद